बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदलने को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। आखिर सीएम नायब सिंह सैनी की सीट क्यों बदली गई, देखिए। सीएम सैनी की सीट क्यों बदली गई? क्यों हारी हुई सीट पर मिला टिकट? क्या सैनी का चुनाव फंस सकता है? क्या है बीजेपी का प्लान सैनी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंद महीने पहले हुए उपचुनाव में करनाल सीट से जीते थे, लेकिन अब पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है। नायब सिंह सैनी करनाल के बजाय अब लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी पार्टी ने सैनी को नई सीट से चुनाव लड़ाने के लिए उतारा है। वही सीट जहां 2019 में बीजेपी की हार हुई, जबकि कांग्रेस को जीत मिली थी। मुख्यमंत्री की सीट बदली तो विपक्ष ने सीट बदलने की क्या वजह बताई, सुनिए। मुख्यमंत्री खुद 4 महीना पहले एक जगह से लड़े, जीते, अच्छे बहुमत से जीते, तो क्या कारण था उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना एरिया बदलना पड़ा? कुछ ना कुछ कमजोरी तो है ना, कुछ ना कुछ। क्या पूरी तरह से कमजोरी है? साफ नजर आ गई है लोगों के सामने। अब ये जग जाहिर बात हो गई है कि भाजपा मैदान छोड़ने लगी है। खुद मुख्यमंत्री ने छोड़ा है और भाजपा मैदान छोड़ रही है। तो पतंग लाडवा के गिर गई, ये बोलना चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा था कटी पतंग है, खुद करनाल कह रहा था गिरा लाडवा। ऐसा नहीं है कि पहली बार सैनी की सीट बदली गई हो। इससे पहले 2014 में सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। अगला चुनाव सैनी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से लड़ा और जीता। 2024 में ही करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी जीते। खबरों के मुताबिक सीएम करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट देना चाहती थी, जो पुराने वर्कर होने के साथ साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं। दरअसल 3 महीने पहले करनाल सीट से नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के सरदार त्रिलोचन सिंह को 41,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर करनाल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब लिस्ट आई तो उनकी सीट बदल गई। आज हरियाणा प्रदेश में जो एक माहौल खड़ा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो एक मन बनाया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। बड़ी बात यह है कि नायब सिंह सैनी के लिए लाडवा सीट कोई नई नहीं है। वो कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं और लाडवा सीट इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रही है। कुरुक्षेत्र नायब सिंह सैनी का गृह जनपद है, यहाँ उनकी संगठन में अच्छी पैठ है, तो दूसरी तरफ लाडवा सीट पर सैनी समाज के वोटरों की अच्छी खासी संख्या भी है। मतलब बीजेपी ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सीएम की सीट बदली है। आज तक ब्यूरो। राय, आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजीत सहगल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए हिमांशु, ये आम बात है, कोई भी लिस्ट आती है, कुछ लोग खुश होते हैं, कई लोग नाराज होते हैं, लेकिन अगर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, अगर आपके एक मंत्री रणजीत चौटाला, अगर खिलाड़ियों में आप देखिए तो योगेश्वर दत्त, मतलब लगता है पूरी लिस्ट ही आ गई है ऐसे लोगों की जो नाराज हो रहे हैं। इतने सारे लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। नुकसान क्या वाकई होगा? नाराजगियां अपनी जगह है, लेकिन इनमें से क्या कोई इतना बड़ा है कि नुकसान पहुंचाए? देखिए बिल्कुल अंजना, एक बात है कि कल 67 उम्मीदवारों के नामों की जब घोषणा हुई और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में
एक किस्म से कहें तो उनके कुछ नेताओं में नाराजगी है। जैसा आपने बताया, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हों, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हों, योगेश्वर दत्त हो, तमाम विधायक, 2 विधायकों के इस्तीफे हो गए, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि इन नाराज लोगों को मनाया जाए। 1-2 दिन भारतीय जनता पार्टी जरूर अभी रुकी हुई है, और जैसे ही पूरी लिस्ट आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश भी करेगी। रणजीत चौटाला ने भी कहा है कि दिल्ली से उनको फोन आए हैं, वो अपना फैसला जो है अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद लेंगे। लेकिन इतना जरूर है, अगर नाराज हैं और इस नाराजगी का जब माहौल ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी हो 10 साल की, और लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सब ने देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 10 में से 10 सीटें जीती, और उसके बाद 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों 5-5 सीटें जीतती हैं। और अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव के अंदर, तो 19 में 10 में से 10 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है 40 ही सीट जीत पाई थी, और कांग्रेस 1 सीट ना जीतने के बावजूद जो है 31 सीटें जीती थी। अगर इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की नाराजगी है, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि अपने नाराज नेताओं को मनाया जाए। लेकिन एक चीज अंजना अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझ आई है कि जो परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद में आके भी टिकटें दे दी। आप देखिए, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो विधायक हैं, उनको दिया गया। कार्तिकेय शर्मा है, उनकी माताजी को दिया गया, जो राज्यसभा सांसद भी है, निर्दलीय है। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी है, कांग्रेस से आते हैं। किरण चौधरी को राज्यसभा भी और उनकी बेटी को विधानसभा का टिकट भी मिलता है तो शाम से। राव इंद्रजीत है, उनके बेटी को मिलता है, आरती राव को अटेली विधानसभा से। तो तमाम इस तरीके की चीजें भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि उनको लगता है कि हरियाणा की राज जो है वो बहुत आसान नहीं है और मुश्किल है। अगर वो अपने नेताओं के, बड़े नेताओं के बच्चों को अगर टिकट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, और इस नुकसान को भली भांति आलाकमान ने समझा भी है और उसके ऊपर फैसला भी लिया है। ठीक है मंजीत, कांग्रेस की भी लिस्ट की चर्चा है अब ऐसे में कि क्या कुछ होता है, लेकिन देखिए बीजेपी की इस लिस्ट में अगर मोटे तौर पर आप देखें तो परिवारवाद का आप आरोप लगाते थे, लेकिन परिस्थितियों ने वहां पर आपको मजबूर किया कि परिवार वालों की, बेटे बेटियों की एक लंबी लिस्ट है। सबसे बड़ी बात आप क्या देख रहे हैं? मैं आपसे वही सवाल फिर से पूछ रही हूं। रणजीत चौटाला ने भी इस्तीफा दे दिया, मंत्री, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, और देखिए ये जो संगठन है ये सेंसिटिव रहेंगे इनके लिए, क्योंकि किसानों की नाराजगी बीजेपी मोल नहीं ले सकती है। पहलवानों में वैसे ही एक खेमा बना हुआ है जो इनके अगेंस्ट है। ऐसे में योगेश्वर दत्त भी अगर शेरो शायरी के जरिए पापियों जैसे शब्द लिख रहे हैं तो क्या वाकई मुश्किलें पैदा हो रही हैं, बढ़ रही हैं? निश्चित तौर पर अंजना, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों के टिकट काटे हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। अब रणजीत चौटाला जो कैबिनेट मंत्री थे और जिनको लोकसभा चुनाव में भी उतारा गया था, वो उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भले उनको मनाने की कोशिशें तेज हो गई हो। आपको बता दें कि 7 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें से 3 कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें नाराजगी होना निश्चित तौर पर लाजमी है। और वहीं आपको बता दूं कि यह नाराजगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित नहीं रहेगी, कांग्रेस में ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि 90 सीटों के लिए 2556 लोगों ने आवेदन किया है। अब उनमें से कितने लोगों को टिकट में, सिर्फ 90 लोगों को टिकट मिलेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। और वही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो जननायक जनता पार्टी से आए हुए 3 टर्न कोर्ट्स यानी दल बदलुओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो उनकी जगह पर टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे, अब निश्चित तौर पर वो नाराज होंगे। और कुछ लोगों को मना लिया जाएगा तो सारे लोग तो नहीं मानेंगे, बाकी लोग अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ ही ताल ठोक सकते हैं। तो अब की बार हरियाणा चुनाव में जो बड़ी दिलचस्प बात देखने में मिलेगी वो ये कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स लोग चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और हमेशा 10 से 12% तक जो वोट प्रतिशत है वो इंडिपेंडेंट ही जीते आए। पिछली बार भी 10 इंडिपेंडेंट आए थे और उन्होंने हरियाणा सरकार को अपना समर्थन दिया था। तो अब की बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अपने नाराज लोगों को मना पाती है, और अगर वो मनाने में नाकाम रहती है तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन जिन मुद्दों पर बढ़ी उस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। बहुत धन्यवाद हिमांशु और मंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली लिस्ट में 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया।
सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई। 9 सिटिंग विधायकों का टिकट कटा, 25 नए चेहरों को मौका दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को मिले टिकट की है। सवाल यही कि बीजेपी परिवारवाद को मुद्दा बनाकर विपक्ष को घेरती है, लेकिन अब परिवारवाद पर क्या बोलेगी, क्योंकि इस लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का नाम है, विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा का नाम है, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान का नाम है, करतार भडाना के बेटे मनमोहन भडाना को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव की बेटी आरती राव और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी पर बीजेपी ने मेहरबानी की है, भरोसा जताया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहली लिस्ट में कई दल बदलुओं के नाम हैं, यानी दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए और टिकट पा गए। इस लिस्ट में जेजेपी से बीजेपी में आए संजय काबलाना इनेलो से, जो कि आईएनएलडी से बीजेपी में आए, श्याम सिंह राणा जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आए, देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस से बीजेपी में आए, निखिल मदान कांग्रेस से बीजेपी में आए, श्रुति चौधरी जेजेपी से अब बीजेपी में आए, पवन कुमार हरियाणा जन चेतना पार्टी से बीजेपी में आए, शक्ति रानी शर्मा जेजेपी से बीजेपी में आए, राजकुमार गौतम, ये सारे उसमें शामिल है। बीजेपी ने कई विधायकों के टिकट काटे, कई समीकरण साधे। आखिर हरियाणा बीजेपी की 67 वाली लिस्ट में छिपे सियासी संकेत क्या है, देखिए। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट के जरिए बीजेपी ने कई समीकरण साधने की कोशिश की है। मसलन विधायकों मंत्रियों पर भरोसा जताया है। 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को टिकट मिला। सीट के हिसाब से जातीय समीकरण साधे। बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दिया है। महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। जीत के लिए दल बदलुओं पर भरोसा जताया। बड़े नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। बीजेपी की लिस्ट में 6 ऐसे नाम हैं जो बड़े नेताओं के परिवार से आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी की लिस्ट में परिवारवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि परिवारवाद को लेकर विपक्ष को घेरने वाली बीजेपी अब क्या कहेगी, तो इस सवाल का जवाब पहले ही नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई। अब 23 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर फाइनल राउंड की चर्चा जारी है। कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फायदे की बात हो, वो फायदे की, तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट ये दोनों पार्टियां हैं।